लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए जानते हैं आज के कुछ अहम बयान। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत की हार पर पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने कहा कि ये बहुत ही खराब हार है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह टीम इंडिया पर ही आती है। मदन लाल ने सवाल उठाया कि जिस भारतीय टीम ने इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन किया था उसे आखिर क्यों बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि घरेलू मैदान पर इंडिया हमेशा जीतता आया है, लेकिन इस बार खिलाड़ियों की लापरवाही भारी पड़ी। मदन लाल ने टीम के सिलेक्शन और रणनीति दोनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी को दोष देने से बेहतर है टीम अपनी गलतियों से सीखे। व्हाइट वॉश करी गई है तो नहीं, देखिए हार तो बहुत खराब हुई है, क्योंकि देखिए इंडियन क्रिकेट टीम ने बहुत पुअर क्रिकेट खेला है। क्योंकि ऐसा हम जब सीरीज घर पे होती है तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। नॉर्मली हम घर पे जो सीरीज होती है वो हम जीतते ही जीते हैं। पर ये हारने का जो कारण है उनका इंडियन टीम का खुद का कारण है और किसी का ब्लेम नहीं कर सकते वो। सर गंभीर के कोचिंग में कहेंगे, उन्होंने ऑलराउंडर की बात की थी, हम ऑलराउंडर तैयार करेंगे सारे के सारे, लेकिन यही जो फैसला है उनको रिवर्स हो गया है। नहीं, देखिए ऑलराउंडर वनडे क्रिकेट में तो चल जाते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट में नहीं चलते। टेस्ट क्रिकेट में जो है ज्यादातर चलते हैं स्पेशलिस्ट। अगर आपके पास 5-6 बैट्समैन होने चाहिए, एक आधा ऑलराउंडर होना चाहिए, फिर आपके पास बॉलर होने चाहिए और पेसर होने चाहिए 3 और 1-2 स्पिनर होने चाहिए। बैलेंस अगर आप टीम बनाएंगे तो तभी आप जीत पाएंगे। और मेरे को एक बात की समझ नहीं आई कि जिस टीम ने इंग्लैंड में इतनी अच्छी क्रिकेट खेली उसको क्यों चेंज किया। सडनली आपने सारी टीम को चेंज कर दिया और बैटिंग ऑर्डर का ऊपर नीचे करना भी एक बड़ा अजीब सा लगा। कैप्टन जानता है या फिर टीम मैनेजमेंट जानती है, कोच जानता है। सर गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि बीसीसीआई डिसाइड कर ले कि गौतम गंभीर टेस्ट के लिए राइट आदमी है या नहीं है। ये तो कोई मेरे को बात समझ नहीं आई है। ये तो बड़ी अजीब सी बात की है उन्होंने। ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। डिसाइड क्या करना है उन्होंने, ये तो आपको डिसाइड करना है, कोच को डिसाइड करना है वो क्या करना चाहते हैं। बीसीसीआई ने तो आपको कोच बनाया हुआ है, उन्होंने नहीं कहा कि हम आपको कोच नहीं रखना चाहते। भारत ने अयोध्या में राम मंदिर पर पाकिस्तान के आपत्तिजनक बयानों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है और उसी अवमानना के साथ उन्हें खारिज करते हैं जिसके वे हकदार हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान जैसा देश जिनका खुद का अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न और कट्टरता का रिकॉर्ड है, उन्हें दूसरों को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को खोखले बयान देने की बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। चाहूंगा इसको, हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खोखले उपदेश देने के बजाय या पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि वो अपने अंदर झांके और अपनी जो उनके मानवाधिकार का रिकॉर्ड है, खराब रिकॉर्ड है, उस पर ध्यान दें। पाकिस्तान में जमीयते उलेमाए इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी सेना की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व पर देश की वास्तविक स्थिति छुपाने का आरोप लगाया और कहा कि जनता उन्हें अच्छी तरह जानती है। मौलाना ने 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त एक हिंदू के सामने 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया, जिससे पाक सेना की नाक कट गई। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया था। पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। शर्म शर्म
तुम्हारे किरदार ने कौम के सरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा था। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने दावा किया कि किसी ने एसआईआर के कारण आत्महत्या नहीं की है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में एसआईआर लागू हुआ है, बिहार में भी हुआ और कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, फिर पश्चिम बंगाल में ही क्यों हो रहा है। उन्होंने विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी नेता एक बार फिर बाबरी मस्जिद जैसे पुराने मुद्दे उठाकर राजनीति कर रहे हैं। कोई लोग एसआईआर में सुसाइड नहीं कर रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में जैसा डेंगू होता था तो सब डॉक्टर को बोल दिया था कि डेंगू प्रेस्क्रिप्शन में लिखना मना है। ऐसा ही अगर एसआईआर कोई भी किसी का लोग का मौत हो रहा है तो सब जगह में ऐसा बोल दिया है। शशांक घाट में भी ऐसा बोल दिया है, तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर भी देंगे तो मुझको भी धमकी दिया है। इसमें बोलना है कि एसआईआर में ये सुसाइड किया है, ऐसा चिंता में इसका स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ गया था तो इसका हार्ट अटैक हो गया, ऐसे ही चल रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पूरा भारत में एसआईआर हो रहा है, बिहार में ऑलरेडी एसआईआर हो गया है, किसी का कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में क्यों होगा? हुमायूं कबीर का 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का फाउंडेशन ले करने जा रहा है। विजय कुमार सिन्हा बिहार का डेप्यूटी सीएम बताया कि दोबारा कोई बाबर के जन्म नहीं होगा इंडिया में, तो बाबरी मस्जिद का प्रश्न नहीं होगा। देखिए, ये पश्चिम बंगाल में ये लोगों का इतना हिम्मत होता है। पूरा भारत में देखिए किसी की हिम्मत है क्या? बाबरी मस्जिद का हिस्ट्री सबको मालूम है, फिर से बाबरी मस्जिद का ये उठा रहे हैं इशू। तो मतलब ये लोग चाहते नहीं कि देश का विकास हो। ये लोग चाहते हैं कि धर्म को लेके राजनीति हो, धर्म एक दूसरे धर्म के ऊपर हिंसा हो जाए और इसमें राइट हो जाए। ये ऐसे करके ये लोग वोट लेना चाहते हैं, इसलिए चल रहा है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो विचारधारा है, हिंदुओं का जो हिंदुत्व का जो भी हम लोग लेके आगे बढ़ रहा है ऐसे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के नाम काट रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम साफ सुथरी वोटर लिस्ट तैयार करना है, लेकिन इसके उलट वो गड़बड़ी करके चुनाव के दिन नई दोषपूर्ण लिस्ट थमा देता है। एक तरफ एसआईआर में बहुत गड़बड़ी भी है और दूसरे तरफ काम करने वालों के ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है। तीसरा, ये एसआईआर, वोटर चोरी, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन खुद ही करती है। और आज मैं ये कहने में हिचकिचाता नहीं, अरे इलेक्शन कमीशन खुद वोटर लिस्ट तैयार करना चाहिए, गलतियां सुधारना चाहिए और जो जिनके वोट्स नहीं हैं उनके वोट्स के उनके पास जाकर प्रूफ के साथ उनको वोटर लिस्ट में डालना चाहिए। उसके बजाय वोटर लिस्ट को काट छाट करते हैं, निकाल देते हैं और ख़ासकर माइनॉरिटी के, दलित के और ये एसटी जो आदिवासी रहते हैं उनके सब वोट वो लोग हेरा फेरी करके उस दिन इलेक्शन के दिन नया लिस्ट देते हैं। तो ये इसको तो हम लड़ रहे हैं, इसके लिए भी लड़ेंगे, ईवीएम के भी लिए लड़ेंगे, क्योंकि ईवीएम ही मेन इसमें कारण है। और इलेक्शन अब दो चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं, एक तो ईवीएम यूज़ कर रही है, दूसरे तरफ ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ी, चोरी हो रही है, उसको कर रहे हैं। कर्नाटक में सियासी हलचल तेज है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दावा किया कि कांग्रेस में कोई गुट नहीं, सिर्फ एक ही गुट है, वो है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि सभी 140 विधायक उनके हैं और पार्टी में एकता बनी हुई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों के बीच शिव कुमार ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया सामान्य है और विधायक दिल्ली जाकर पार्टी नेतृत्व से मिल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुटबाजी की कोई बात नहीं है, सभी विधायक मंत्री बनने के काबिल हैं। कर्नाटक कांग्रेस में फिलहाल एकता है और आगे भी पार्टी के फैसलों का सम्मान होगा।
Meeting scheduled for next week, sir, to clear all the confusion because No. MLS demanding. No confusion. No one should demand anything. No demand is anything. There is no any groups. What you are protecting, there is only group, the Congress group. Our group is 140 MLS. तेलंगाना के भारत फ्यूचर सिटी में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारी को लेकर हुई बैठक में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वीसी से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया। रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री से बेंगलुरु हैदराबाद कॉरिडोर को डिफेंस और एरोस्पेस कॉरिडोर घोषित करने की भी अपील की। तेलंगाना सरकार 30,000 एकड़ में भारत फ्यूचर सिटी का निर्माण कर रही है, जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी आकर्षक होगा। Totally green, net zero, and India's answer to New York, Tokyo, Dubai, or Singapore, or South Korea. I invite you all, Honorable Prime Minister Modi ji, to Telangana Rising 2047 Global Summit at Bharat Future City on December 8th and 9th to unveil our vision. We wish to become a $1 trillion strategy by 2034 and $3 trillion by 2047. Associating with Viksit Bharat plan. I also appeal to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to declare Bangalore Hyderabad as a defense and aerospace corridor that will contribute to Viksit Bharat. Jai Telangana, Jai Bharat. बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का घर खाली कराने के आदेश पर कहा कि सरकार और विभाग बदलते रहते हैं। सरकारी आवास से मोह माया नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये फैसला पूरे सोच विचार के बाद लिया गया है ताकि भविष्य में भी ऐसे नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, राबड़ी जी को जब वो आवास मिला था और उस समय जो उनका स्टेटस था, सरकार और महकमा बदलते रहता है और इसीलिए आवास भी अलग अलग कैटेगरी में लोगों को दिया जाता है। इसीलिए आवास से कभी भी, सरकारी आवास से मोहमाया नहीं करना चाहिए। और ये जो फैसला हुआ है वो फैसला बहुत सोचकर हुआ है, जिससे कि आगे भी इस तरह के नियम का पालन किया जा सके। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने मौलाना अरशद मदनी के ताज़ा बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश के हर हिस्से में मुसलमान अपना सही किरदार निभा रहे हैं। दरख्शां ने यह भी कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर समुदाय को समान अधिकार मिले हुए हैं। उनके इस बयान को मौलाना मदनी के उस बयान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों की स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। होगा, उसने कहा कि अमेरिका में मेयर बन सकता है मुसलमान, लेकिन हिंदुस्तान में वीसी भी नहीं। देखिए, मैं अभी चेयरपर्सन हूँ, मुसलमान ही हूँ, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी मुसलमान ही है, हमारे वजीर भी मुसलमान ही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस रियासत में रहते हैं जहाँ पर हम हर कदम पे अपने लोग देखते हैं, और हिंदुस्तान में भी जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वो अपना सही किरदार निभा रहे हैं, और हमारा मुल्क सेक्युलर मुल्क है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख इतिहाद है और हर एक को अपना काम जिम्मा है। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information